हम लोग हमेशा एक रूटीन फॉलो करते हैं और उसमें एक अजीब सी शांति होती है। हर चीज का अंदाजा होना, सब कुछ वैसा ही रहना बहुत ही आरामदायक लगता है। लेकिन जब वही रूटीन बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाए तो धीरे धीरे वो तुम्हारी समझ पर असर डालने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए था। मैं खुद से यही कह रहा था जब मैं अपनी पुरानी लैंड रोवर को तैयार कर रहा था। मैंने उसमें सामान रखा, मैक्स के लिए डॉग फूड रखा, कुछ किताबें ली जिन्हें मैं महीनों से पढ़ना चाहता था, और इतने गर्म कपड़े रखे कि कोई ध्रुवीय भालू भी आराम महसूस करे। मैं पूरी जिंदगी शहर में ही रहा था। यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी पढ़ाता था और शहर की भागदौड़ ने मुझे हमेशा अपने में बांध रखा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में सायरनों की आवाजें, सबवे का शोर, लोगों का लगातार भागते रहना, सब कुछ मेरे दिमाग में गूंजने लगा था। हर दिन शहर की आवाज थोड़ी और तेज लगने लगी थी। मुझे अब बस सुकून चाहिए था, वो सन्नाटा, वो अकेलापन जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। और बस इसीलिए मैंने जगह चुनी शिवर पॉइंट, एक छोटा सा कस्बा पहाड़ों के बीच बसा हुआ, शहर से बस कुछ घंटे दूर। एयरबीएनबी पर मैंने उसकी एक तस्वीर देखी थी। बर्फ से ढके पेड़ों के बीच एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था। इतना शांत, इतना सुकून भरा लगा कि मैंने बिना सोचे बुक नाउ पर क्लिक कर दिया। मैंने मैक्स से पूछा, एडवेंचर के लिए तैयार हो बॉय? और उसने बहुत खुशी के साथ अपनी पूंछ हिलाई। जैसे जैसे मैं शहर से दूर जा रहा था, कंक्रीट और कांच की वो जानी पहचानी दुनिया धीरे धीरे मिटने लगी थी। बाहर का नजारा अब मिट्टी के, लकड़ी के और पेड़ों के रंगों में बदल गया था। मैक्स खिड़की से सर बाहर निकालकर ठंडी हवा और नई खुशबुओं का मजा ले रहा था। वो तनाव जो महीनों से मेरे अंदर जमा था, धीरे धीरे उतरता हुआ महसूस हुआ। मुझे लगा ये सफर हमारे लिए अच्छा रहेगा। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर गहराई तक गए, शहर किसी पुराने सपने जैसा लगने लगा। अब मैं हवा की सीटी सुन सकता था, टायरों के नीचे कंकड़ की चरमराहट और लैंड रोवर के इंजन की धीमी गुनगुनाहट बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैक्स ने अपना सर मेरी गोदी में रखा हुआ था। उसकी आंखों में भरोसा था, जैसे कह रहा हो, तुम जहां ले जाओगे मैं वहां ठीक ही रहूंगा। हम दोपहर के आखिर में शिवर पॉइंट पहुंचे। सूरज की नारंगी किरणें कस्बे पर लंबी छायाएं डाल रही थी। कैबिन बिल्कुल वैसा ही था जैसा तस्वीर में दिखा था, एकदम परफेक्ट। मैक्स और मैं कार से उतरे, टांगे सीधी की और अपने अगले कुछ हफ्तों के घर को देखा। रात होते होते मैंने फायरप्लेस में आग जलाई। मैक्स फर्श पर फैला हुआ था। आग की टिमटिमाती लपटें उसकी चौकस आंखों में झिलमिला रही थी। मैंने सिंपल सा डिनर बनाया और हम दोनों ने साथ में खाया। हवा में एक सुकून था। शहर का शोर अब कानों से गायब हो रहा था। उसकी जगह अब जंगल की शांति ले चुकी थी। रात को मैं खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठा। मेरी गोद में किताब खुली थी। मैक्स मेरे पैरों के पास हल्के खर्राटे ले रहा था। खिड़की से बाहर देखा, बर्फ की पहली परत गिरने लगी थी। चांदनी में चमकते हुए वो टुकड़े जमीन को सफेद चादर में लपेट रहे थे। मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान की चेतावनी दी थी, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। इस कैबिन की गर्माहट में वो भी एक नए एडवेंचर जैसा लग रहा था। हमारे शांत रिट्रीट में थोड़ा रोमांच आ गया था। पहला दिन खत्म हो रहा था और असली सफर अब शुरू होने वाला था। मुझे नहीं पता था कि आने वाले हफ्ते वैसे सुकून भरे नहीं होंगे जैसे मैंने सोचे थे, लेकिन उस वक्त मैक्स के साथ बर्फ गिरते हुए देखना एकदम परफेक्ट लग रहा था। सुबह की रोशनी कैबिन की लकड़ी की खिड़कियों से अंदर आई और मुझे गहरी नींद से जगा दिया। मैक्स पहले से जागा हुआ था। उसकी पूंछ लकड़ी के फर्श पर थपथपा रही थी, मानो कह रहा हो, चलो घूमने चलते हैं। नाश्ते के बाद हम आसपास के जंगल की खोज में बाहर निकले। वहां का नजारा एकदम लाजवाब था। बर्फ से ढके देवदार के पेड़ आसमान को छू रहे थे और उनकी डालियां रात की ताजा बर्फ से झुकी हुई थी। मैक्स बर्फ में उछल कूद कर रहा था।
काली परछाई जैसे सफेद दुनिया में नाच रही हो। उसकी शरारत देखकर मैं हंस पड़ा। शहर की सारी टेंशन अब कहीं दूर लग रही थी। वापसी में हम शिवर पॉइंट के कस्बे से होकर गुजरे। वो एक छोटा सा कस्बा था। लकड़ी के कैबिन, पत्थर के घर और बीच बीच में कुछ छोटी दुकानें थीं। लोग बहुत मिलनसार लगे। हर कोई मुस्कुराकर हाथ हिला रहा था। एक बुजुर्ग महिला मार्था ने हमें अपने घर में हॉट चॉकलेट के लिए बुलाया। मैंने कप हाथ में लिया। वो मीठा, गर्म और सुकून देने वाला था। और मैक्स को उन्होंने डॉग बिस्किट दिए जो उसने बड़ी शालीनता से खाए। बाकी दिन हमने अपने अस्थायी घर को जानने में बिताया। कैबिन बहुत प्यारा था। पुराने जमाने की लकड़ी की सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं का सही संतुलन था। लकड़ी की बीमें छत पर बनी थी। पुराने फर्नीचर कमरे को एक अलग गर्माहट दे रहे थे और लिविंग एरिया में पत्थर का फायरप्लेस था। किचन और बेडरूम्स मॉडर्न थे। उनमें हर सुविधा मौजूद थी। पीछे की लकड़ी की डेक से जंगल का अंतहीन नजारा दिखाई देता था। रात होते होते मैंने किचन में डिनर बनाया। मैक्स अपनी जगह से मुझे देख रहा था, मानो खाना बनते देखना उसका पसंदीदा काम हो। हमने साथ में खाना खाया। मैं उससे बातें करता रहा जैसे वो सच में सब समझता हो। शायद वो समझता भी था। मैक्स हमेशा अच्छा लिसनर रहा है। डिनर के बाद मैं एक और किताब लेकर फिर अपनी कुर्सी पर बैठा। फायरप्लेस में लकड़ियां जल रही थीं। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं। मैक्स मेरे पैरों के पास लिपटा था। उसकी धीमी सांसें लोरी जैसी लग रही थी। बाहर का तापमान गिर रहा था। खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी थी। फिर से बर्फीले तूफान की चेतावनी थी। लेकिन हमारे इस आरामदायक आश्रय में सिर्फ गर्मी और शांति महसूस हो रही थी। शिवर पॉइंट की ये तन्हाई सुखद थी। ना कोई ईमेल, न ट्रैफिक, न शहर का शोर। बस मैं, मैक्स और ये शांत जंगल थे। वो सुकून जिसकी तलाश मैं कर रहा था अब बस हाथ की दूरी पर था। फायर की लौ धीमी होती गई। मैंने मैक्स को देखा। वो चैन से सो रहा था। मैंने किताब बंद की, फायर को थोड़ी सी हवा दी और बिस्तर पर चला गया। बाहर हवा की हूकें तेज हो रही थी जो आने वाले तूफान का संकेत थी। एक अजीब सा रोमांच महसूस हुआ, जैसे पूरी दुनिया से कट गया हूं। नींद में जाते जाते बस हवा की बर्फीली आवाज सुनाई दे रही थी। शिवर पॉइंट में यह हमारा दूसरा दिन था और असली एडवेंचर अब शुरू होना था। सुबह उठते ही मैंने बाहर देखा। दुनिया एक सफेद चादर में ढकी थी। खिड़कियों पर जमी बर्फ के पीछे से मैंने देखा तूफान रात भर चला था। हर चीज पर मोटी परत जमी थी। बर्फ अब भी गिर रही थी। हवा में घूमते नाचते हुए टुकड़े जो एक तरफ डरावने लग रहे थे तो दूसरी तरफ बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। मैक्स ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। मैंने अपने बूट और जैकेट पहने, दरवाज़ा खोला और वो ची ची की आवाज़ आई जैसे लकड़ी बर्फ के बोझ से करहा रही हो। जैसे ही बाहर कदम रखा, ठंडी हवा ने चेहरा जला दिया। हम दोनों पीछे हट गए। मैक्स थोड़ा हिचका, लेकिन मैंने उसे धीरे से पुचकारा, चलो बॉय, एडवेंचर टाइम है। और वो मेरे साथ चल पड़ा। हम दोनों उस सफ़ेद दुनिया में निकल पड़े। मैक्स बर्फ में कूदता उछलता आगे बढ़ रहा था और मैं फावड़े से रास्ता साफ कर रहा था, कैबिन से लकड़ी के शेड तक जहां मैंने फायरवुड रखा था। उस कड़ाके की ठंड में वो काम बहुत थकाने वाला था, लेकिन ज़रूरी भी था। अगर तूफान यूं ही चलता रहता तो मुझे गर्म रहने के लिए जितनी लकड़ी इकट्ठी कर सकता था उतनी करनी ही थी। अंदर लौटकर मैंने एक भरपूर नाश्ता तैयार किया और मैक्स को भी खिलाया। मैंने कैबिन के लैंडलाइन से स्थानीय स्टेशन को कॉल किया। सोचा कि शायद तूफान के बारे में कुछ खबर मिलेगी, लेकिन जवाब में सिर्फ स्टैटिक का शोर आया। शायद लाइनें गिर चुकी थीं। हम अब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। थोड़ी बेचैनी हुई, पर मैंने उसे झटक दिया। हमारे पास 1 हफ्ते से ज़्यादा का राशन था और उम्मीद थी कि तूफान जल्दी ही थम जाएगा। दिन बहुत धीरे धीरे बीता। बर्फीला तूफान किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था।
मैक्स और मैंने दिन भर आग के पास बैठकर थोड़ा पढ़ा और थोड़ी झपकी ली। यहां तक कि मैक्स भी अजीब तरह से चुप था। तूफान की तीव्रता से वो भी बेचैन हो रहा था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, हवा और तेज गूंजने लगी। केविन उसके दबाव से चरमराने और करहाने लगा। और फिर उस पूरे शोर के बीच हमने कुछ सुना, एक धीमी डरावनी गुर्राहट जो पूरे केबिन में गूंज उठी। मैक्स के कान खड़े हो गए, उसका शरीर तन गया। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और खुद से कहा, यह बस हवा है। लेकिन मन के अंदर कहीं एक एहसास कह रहा था, नहीं, ये कुछ और है। वो गुर्राहट फिर से आई, इस बार ज्यादा जोर से, जैसे वो कैबिन के अंदर उतर रही हो। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मैं फिर भी खुद को समझाने लगा, बस तूफान की आवाज है। लेकिन बेचैनी बनी रही। मैक्स काफी सतर्क था। उसकी आंखें कमरे के हर कोने पर घूम रही थी। कानों में जरा सी आवाज पड़ते ही वो झटके से मुड़ जाता। उसका ये बर्ताव मुझे और असहज कर रहा था। कैबिन के अंदर तापमान गिरने लगा तो मैंने फायरप्लेस में और लकड़ियां डाली और पोर्टेबल हीटर भी चला दिया। फिर भी एक ठंडी सिरहन मेरी हड्डियों में उतर रही थी, जैसे कोई डर अंदर तक बैठ गया हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये बस तूफान और तन्हाई का असर है। बाहर तूफान अब भी गूंज रहा था और हम रात के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने दरवाजे खिड़कियां दोबारा चेक की, सब कुछ कसकर बंद किया और भारी पर्दे खींच दिए। लेकिन फिर से वही आवाज आई, वही गुर्राहट। इस बार मैक्स भी जवाब में गुर्राया। मैंने खुद को कहा, बस हवा है और कुछ नहीं। लेकिन उस रात नींद मुझसे कोसों दूर थी। मन से वो एहसास ही नहीं गया कि शायद अब हम वहां अकेले नहीं हैं। सुबह हुई तो तूफान और भी भीषण था। बर्फ अब खिड़कियों तक चढ़ चुकी थी, जिससे अंदर सिर्फ हल्की डरावनी सफेद रोशनी छनकर आ रही थी। मैक्स बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसकी घबराहट मेरे मन की झलक थी। वो बीच बीच में रुककर कानों को खड़ा कर लेता, जैसे फिर से उसी आवाज की प्रतीक्षा कर रहा हो। दिन खामोशी में बीता, ऐसी खामोशी जो सिर्फ बड़े तूफान में होती है। मैंने दिन भर लकड़ी जुटाई, खाने का राशन बांटा और मैक्स को शांत रखने की कोशिश की। लेकिन जब जब हवा थमती, वो भयानक गुर्राहट फिर से सुनाई देती, इतनी नजदीक कि रोंगटे खड़े हो जाएं। और अब सिर्फ गुर्राना ही नहीं था, कभी कभी खरोचने की भी आवाजें आती, जैसे कोई नुकीले पंजों से कैबिन की दीवारों को खुरच रहा हो। आवाजें चारों दिशाओं से आती, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी खिड़कियों के पास से। मैक्स हर आवाज पर भौंक उठता। उसकी आंखें चौड़ी, पीठ के बाल खड़े हो गए थे। हर खरोंच मेरे दिल पर चोट करती, डर को और गहरा कर देती कि कोई बाहर है। रात को वो आवाजें और भी भयानक हो गईं। गुर्राहटें गहरी और सच्ची लगने लगी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये बस तूफान है, बस बर्फ का भार है। पर मन मानने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज हमें देख रही है, हमारा पीछा कर रही है। मैक्स भी यही महसूस कर रहा था। उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। चूल्हे की धीमी रोशनी में हम दोनों सिमट कर बैठे रहे, हर आवाज पर चौकन्ने हो जाते। हर बार जब गुर्राहट आती, दिल जोर जोर से धड़कने लगता। मैं खुद को तसल्ली देता, शायद कोई जंगली जानवर होगा जो आश्रय ढूंढ रहा होगा। पर वो आवाजें बहुत ज्यादा खतरनाक थीं। उन खरोचों में कोई इरादा था। रात के अंतिम पहर में एक जोरदार धमाका हुआ। पीछे के दरवाजे पर कुछ टकराया था। मैक्स और मैं दोनों उछल पड़े। मैक्स ने ऐसी गुर्राहट निकाली जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। आवाज डेक वाले दरवाजे से आई थी, जो पीछे के बर्फीले जंगल की ओर खुलता था। मैंने आग में पड़े लोहे के पोकर को उठाया। उसकी ठंडी धातु ही अब मेरा सहारा थी। सांसें अटक रही थी। मैक्स मेरे साथ था, पूरी तरह सतर्क।
मैंने दरवाज़ा देखा, वो बिल्कुल सुरक्षित था। थोड़ी राहत मिली। शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा था, शायद ये बस हवा थी। पर जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी नज़र उस पर पड़ी। दरवाजे के शीशे पर जहां धुंध और बर्फ जमी थी, वहां कुछ निशान थे, गहरे पंजों जैसे खरोंचों के निशान। वो जानबूझकर बनाए हुए लग रहे थे। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। हम वहां अकेले नहीं थे, कोई बाहर था जो कैबिन के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। कुछ ऐसा जो गुर्राता था, खरोंचता था और अब हमारे घर को अपनी उपस्थिति से निशानित कर चुका था। मैं और मैक्स, अब हमारे पास बस एक ही विकल्प था, उसका सामना करना। ये अब वो शांत रिट्रीट नहीं रहा जिसकी मैंने कल्पना की थी। ये एक डरावना सपना बन चुका था जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। खरोंचों की हकीकत ने मुझे अंदर तक हिला दिया। वहां जो भी बाहर था वो हमारी कल्पना नहीं था, वो वास्तविक था और हमारे कैबिन को घेर चुका था। मैक्स को भी ये महसूस हुआ। वो मेरे बिल्कुल पास आकर बैठ गया, जैसे मुझे बचाने को तत्पर हो। पूरा दिन एक बेचैनी में गुजरा। हर आवाज, हर चरमराहट, हर हवा की फुसफुसाहट डर का झोंका बनकर आती रही। मैंने खुद को व्यस्त रखा, आग जलती रहे, खाने का हिसाब रहे, पर दिमाग बार बार उसी सोच पर लौट आता, कोई बाहर है। बाहर जाना असंभव था, हम फंसे हुए थे। मैंने तय किया, अब जो भी हो मुझे तैयारी करनी ही होगी। मैंने दरवाज़ों और खिड़कियों को जो भी चीज़ हाथ लगी उससे बैरिकेड कर दिया। इस वक्त मुझे अपनी किताबों के शौक पर पहली बार गर्व हुआ। उनका वजन बहुत काम आया। मैक्स भी मदद करता रहा, उसकी मौजूदगी मुझे हिम्मत दे रही थी। जैसे जैसे लंबा दिन लंबी रात में बदल गया, आवाज़ें फिर लौट आईं, इस बार और भयानक रूप में। गहरी गुर्राहटें, लगातार खरोंचने की आवाज़ें। मैक्स सिसक रहा था, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैंने उसे गले लगाया, धीरे से कहा, सब ठीक है, हालांकि मैं खुद इस पर यकीन नहीं कर रहा था। और तभी एक जोरदार धमाके ने सब कुछ हिला दिया। हमारे कैबिन की एक खिड़की टूट गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, साथ में एक भयानक गुर्राने की आवाज आई। मैक्स भौंकता हुआ टूटी खिड़की की ओर भागा। मैंने पोकर कसकर थाम लिया, मेरी उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं। खिड़की के बाहर एक अंधेरा साया था, बर्फ और तूफान में धुंधला सा दिख रहा था। मैं डर और गुस्से से चिल्लाया, शायद हिम्मत जुटाने के लिए। मैंने पोकर लहराया, जैसे खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वो साया धीरे धीरे पीछे हट गया और बर्फीले अंधेरे में गुम हो गया। मैक्स कुछ देर और भौंकता रहा, फिर मेरे पास लौट आया। हम दोनों कांप रहे थे, डर और ठंड दोनों से। मैंने जल्दी से टूटी खिड़की पर एक मोटा ऊनी कंबल टांगा और उसके सामने एक भारी किताबों की अलमारी खिसका दी। फिर चूल्हे में और लकड़ियां डाली ताकि कम से कम गर्मी और आशा जिंदा रहे। मैक्स मेरे पास ही रहा। उसका आमतौर पर खुशमिजाज स्वभाव अब सतर्क चौकसी से बदल गया था। उसकी वजह से मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से मैं टूट रहा था। हम आग के पास सटकर चुपचाप बैठे रहे, लेकिन तूफान मानो हमारी खोई हुई शांति का शोक मना रहा था। शिवर पॉइंट पहुंचने के बाद पहली बार मैंने सोचा, काश मैं शहर में होता, शोर शराबे के बीच इस आतंक से दूर होता। रात जैसे जैसे बढ़ी, हम चौकन्ने होकर बैठे रहे, अगले हमले के लिए तैयार थे। पर तूफान के अलावा रात में कुछ खास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे अनदेखी जंग में युद्ध विराम लग गया हो। लेकिन इस सन्नाटे में कोई राहत नहीं थी, बल्कि ये उस अज्ञात आतंक की ठंडी याद दिला रहा था जो बाहर छिपा हुआ था। एक शिकारी जो लंबा खेल खेल रहा था, और हम, एक आदमी और उसका कुत्ता, उसकी जानलेवा चाल के प्यादे थे। जैसे ही सुबह हुई, तूफान धीमा तो हुआ, पर अभी भी गड़गड़ाहट थी। बाहर की दुनिया कठोर सफेद विस्तार बनी हुई थी। पिछली रात की घटनाएं किसी बुरे सपने जैसी लगी।
पर टूटी खिड़की और पंजों के निशान हमारी समस्या की सच्ची याद दिला रहे थे। मैंने सुबह के वक्त केबिन को और मजबूत किया, हमारे अस्थायी बैरिकेड्स को और सख्त किया। मैक्स पहरेदारी करता रहा। हम अकेले थे, पूरी तरह से कट चुके थे। बाहर के मौसम की वजह से सबकी पहुंच से दूर थे। मैंने दिन भर योजना बनाई। अगर हमें बचना है तो मुझे जानना होगा कि हम किससे निपट रहे हैं। टॉर्च और अपने भरोसेमंद फायरप्लेस पोकर के साथ मैंने आसपास का निरीक्षण करने का फैसला किया। जब तूफान थोड़ा कम हो और विजिबिलिटी कुछ बेहतर हो, मैक्स मेरा वफादार साथी मेरे साथ रहेगा। मैंने शाम के वक्त तक इंतजार किया, जब रोशनी थोड़ी कम खतरनाक थी और ठंड थोड़ी कम घातक। बाहर निकलने का विचार ही मुझे डर से भर रहा था, पर मुझे लगा कि यही हमारी स्थिति को समझने का एकमात्र मौका है। जैसे ही मैं बाहर निकला, ठंड ने मुझे जोर से चाटा मारा। मैक्स पास रहा, उसके कान खड़े थे और शरीर कड़ा था। मैंने कैबिन के चारों ओर बने निशानों का पीछा किया। वो किसी भी सामान्य निशान जैसे नहीं थे। वो बड़े और तेज उभारों वाले पंजों की तरह थे और वो घने जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। उन निशानों को देखकर मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। जो चीज हमें हर रात घूर रही थी वो बहुत बड़ी थी और निशानों के हिसाब से कैबिन के पास आने से हिचकिचा नहीं रही थी। हम निशानों के साथ आगे बढ़े। मेरी टॉर्च अंधेरे में एक पतली रोशनी काट रही थी। जैसे ही हम जंगल में और घुसे, भय का भारी एहसास मुझ पर चढ़ आया। मैं किसी आवाज के लिए कान तान कर सुनने लगा, पर सिर्फ पेड़ों में हवा की हूंक और मैक्स के हल्के कराहने की आवाज आई। तभी अचानक मैंने एक गुफा देखी जो बर्फ के ढेर से आंशिक रूप से छिपी हुई थी। पैरों के निशान सीधे उसी के अंदर जा रहे थे। मैंने टॉर्च की किरण गुफा में डाली, पर अंधेरा इतना था कि कुछ दिखा ही नहीं। रीढ़ पर ठंडी लकीर चल गई। यही वो जगह थी जहां वो जानवर रहता था। मैं जानता था मैं अकेले वहां जाकर उस जानवर का सामना नहीं कर सकता, ना तो बिना योजना के, न बिना हथियार के। हमें वापस कैबिन जाना होगा और अगले टकराव की तैयारी करनी होगी। मैक्स और मैं जल्दी से कैबिन लौटे। जंगल की उस डरावनी चुप्पी ने हमें और तेज चलने पर मजबूर किया। जब हम कैबिन की सुरक्षा तक पहुंचे तो मैंने सोचा, हमने देखा कि वो जानवर कहाँ रहता है और वो हमारे बहुत नजदीक था। उस रात में बहुत मुश्किल से सोया। मेरा दिमाग योजनाओं और डर से भरा हुआ था। हम अब सिर्फ शिवर पॉइंट के टूरिस्ट नहीं थे, हम शिकार बन चुके थे और हमें बचने के लिए लड़ना पड़ेगा। गुफा की खोज ने मेरी बेचैनी बढ़ा दी थी, पर साथ ही मैंने ठान लिया था हमें जीने के लिए इसी कैबिन में टिके रहना होगा। सुबह हुई और मैंने जल्दी नाश्ता किया और तैयारी शुरू कर दी। मैंने जो भी सर्वाइवल शो और हॉरर फिल्में देखी थी, उनकी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए मेरे पास जो भी कुछ था उससे इम्प्रोवाइज किया। सबसे पहले मुझे किसी तरह का असली हथियार बनाना था। फायरप्लेस पोकर भरोसेमंद था, पर मुझे कुछ ज्यादा चाहिए था। मुझे कैबिन की सप्लाई क्लोजेट में एक हंटिंग नाइफ मिला। उसका वजन और धारदार किनारा मुझे थोड़ी हिम्मत दे गया। मैंने एक मजबूत स्टिक के एक सिरे पर चाकू बांधकर एक भाला बनाया, कपड़े की पट्टियों से कसकर बांध दिया। वो इतना मजबूत नहीं था, पर उससे काम चल सकता था। मैंने बैरिकेड्स को और मजबूत किया, दरवाजों और खिड़कियों के आगे और फर्नीचर लगा दिए। मैं बार बार गुफा की दिशा पर नजर रखता रहा, प्रार्थना करता रहा कि दिन के उजाले में वो जीव अपनी गुफा में ही रहे। मैक्स, जो अब हालात की गंभीरता समझ चुका था, मेरे साथ ही रहा। उसकी अटूट वफादारी इन कड़क हालातों में दिलासा दे रही थी। शाम तक मैं जितनी तैयारी कर सकता था कर चुका था। तूफान हल्का जरूर हुआ था, पर बाहर जो था उसका डर अभी भी बना हुआ था। मेरी एक साधारण लेकिन खतरनाक योजना थी, उस प्राणी को कैबिन की ओर लुभाना और अपने हाथ के बने भाले से उसे मार गिराना। हमने हल्का खाना खाया और अंधेरा ढलने का इंतजार किया। सन्नाटा भारी था, बाहर हवा में झंझनाहट थी
मैक्स और मैं आग के पास बैठे रहे, हर आवाज के लिए चौकस थे। हवा अभी भी हूंक रही थी और उसके साथ वो डरावनी कुर्राहटें भी आती रहीं जिनसे हम डरने लगे थे। अंधेरा छाते ही मैंने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। मैंने बैरिकेड में एक छोटी दरार छोड़ी, बस इतनी कि कैबिन के अंदर की गर्म रोशनी बाहर थोड़ी सी फैल जाए। अगर उसके बारे में मेरी समझ सही थी तो रोशनी और गर्माहट उसे हमारी ओर खींचेंगी। मैंने दरवाजे के पास अपनी जगह ली, भाला हाथ में पकड़ा। मैक्स मेरे पास था। उसकी गुर्राहट लगातार और गहरी थी। उसका शरीर कड़क था। हर सेकंड एक सदियों जैसा लग रहा था। हर आवाज संभावित खतरे का संकेत लग रही थी। फिर हमने उसे सुना। एक गहरी गुर्राहट सुनाई दी जो अब पहले से ज्यादा नजदीक थी। तभी खरोंचों की आवाज आनी शुरू हो गई। मैक्स ने अपनी तरफ से गुर्राहट में जवाब दिया। अब बाजी पलट चुकी थी। हम अपने दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार थे, बचने के लिए लड़ने को तैयार थे। तूफान के बीच हमारे घेरे हुए आश्रय के भीतर एक लड़ाई शुरू होने वाली थी। उस जानवर की गुर्राहटें तेज हुई, खरोंचे और ज्यादा जोर पकड़ने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने भाले को और कस कर पकड़ा। मैक्स ने भौंकते हुए एक आवाज निकाली। वो डर और जिद का मिला जुला शोर था। मैं उसे कांपते हुए महसूस कर सकता था, पर वो डटा रहा, पीछे हटने से इनकार कर रहा था। और फिर उस जानवर ने दरवाजे पर वार किया, इतनी ताकत से कि कैबिन तक हिल गया। मैं संतुलन खोकर पीछे गिरा, मुश्किल से भाले को पकड़े रखा। मैक्स की भौंक अब घबराहट से भरी थी। दरवाजा जोरदार झटके से कांपा, लेकिन कुछ पल के लिए मजबूती से टिका रहा। फिर सब कुछ शांत हो गया। एक अजीब डरावनी खामोशी छा गई। और फिर मैंने वो आवाज सुनी, एक सूंघने की आवाज। वो दैत्य उस छोटी सी दरार के पास सूंघ रहा था जो मैंने बैरिकेड में गलती से छोड़ दी थी। मैंने अपनी सांसें रोक ली, दुआ की कि वो जीव किसी तरह अंदर ना घुस जाए। फिर झिलमिलाती आंख की रोशनी में मैंने उसकी आंख देखी, पीली चमकती हुई जंगली आंख। उसकी नजर में एक आदिम भूख थी जिसने मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ा दी। वो एक बार पलक झपकाता है और फिर उसकी नजर मुझ पर जम जाती है। फिर एक राक्षसी दहाड़ के साथ वो फिर से दरवाजे पर टूट पड़ता है। इस बार दरवाजा टिक नहीं सका। एक भयानक आवाज के साथ वो चटक गया। झटके से मैं पीछे फेंका गया और जमीन पर जोर से गिरा। मैक्स जोर से भौंकते हुए उस पर झपट पड़ा। अंधेरे और अफरा तफरी के बीच मैं उस जीव की आकृति देख सका। वो बहुत बड़ा था, घने बालों से ढका हुआ था। उसके थूथन पर नुकीले दांतों की लाइन थी। वो किसी ऐसे जानवर जैसा नहीं था जिसे मैंने पहले कभी देखा हो। मैं लड़खड़ाता हुआ उठा, हाथ में भाला थामे रखा। मैक्स लगातार उसके चारों ओर घूम रहा था। मैंने खुद को संभाला, डर के बीच साहस जुटाया और उस दैत्य पर झपट पड़ा। भाले की नोक उसकी कमर में जा धसी। वो दर्द में चिल्लाया और अपने विशाल पंजे से मुझ पर वार किया। मैं लुढ़कते हुए बड़ी मुश्किल से उसके नुकीले नाखूनों से बचा। मैक्स ने मौका देखकर उसके पिछले पैर पर हमला कर दिया। उसने अपने दांत गड़ा दिए, जोर से झकझोरने लगा। वो दैत्य तड़पने लगा, मैक्स को झटकने की कोशिश में झूमने लगा। मैंने मौका देखा और फिर से झपटा। इस बार भाला उसके खुले पेट में धंस गया। फिर उसने एक भयानक आवाज निकाली जो गुर्राने और कराहने का मिश्रण थी, और फिर वो पीछे की तरफ डगमगाया। मैक्स ने अपनी पकड़ छोड़ी और मेरी तरफ भागा। वो जीव अब घायल और भ्रमित हमें घूरता रहा। कुछ पल तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर पीछे हटा और आखिरी बार गरज कर बर्फीले तूफान में गायब हो गया। हम वहीं खड़े रहे, हांफते हुए, कांपते हुए, लेकिन जिंदा। हमने उस दैत्य का सामना किया था और जिंदा बच निकले थे। कैबिन का हाल बेहाल था। टूटा हुआ दरवाजा उस रात की घटना का डरावना सबूत था, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता था। हम बच गए थे,
बस यही मायने रखता था। मैंने मैक्स के छोटे मोटे जख्मों की देखभाल की और जितना हो सका टूटा हुआ दरवाज़ा फिर से मजबूत किया। मुझे पता था ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। वो जीव अभी भी बाहर था और तूफान भी जारी था, लेकिन अब हमारे पास एक चीज थी जो पहले नहीं थी, लड़ने का मौका। सुबह तक एड्रेनलिन उतर चुका था। रात की सारी घटनाएं किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी, लेकिन हर चीज उसकी हकीकत बयान कर रही थी। टूटा हुआ दरवाज़ा, बिखरा हुआ फर्नीचर और कैबिन के भीतर की अस्त व्यस्त हालत सब गवाही दे रहे थे कि वो जंग असली थी। मैक्स और मैं दोनों थके हुए थे, लेकिन दिन की रोशनी ने हमारे भीतर फिर एक नया हौसला जगाया। मैंने कैबिन का नुकसान देखा। फर्श पर गहरे लाल धब्बे थे जो उस जीव के खून के निशान थे। इससे साबित था कि हमने उसे चोट पहुंचाई थी। बाहर तूफान अब थम चुका था। बर्फ से ढका सुनसान इलाका एक अजीब सी खामोशी में डूबा था, लेकिन वो खून देखकर मेरे अंदर डर की एक नई लहर उठ गई। शायद हमने उस जीव को भगाया नहीं था, बल्कि उसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। फिर भी उस खून ने मेरे अंदर एक उम्मीद भी जगाई। हम पूरी तरह असहाय नहीं थे। हमने उसे चोट पहुंचाई थी। मैक्स अब भी कुछ शांत था, पिछली रात की थकान से उबर रहा था। मैंने उसे देखा, उसके जख्म हल्के थे। अब बाहर की दुनिया से संपर्क करने की जरूरत और ज्यादा महसूस हो रही थी। मैंने फिर से लैंडलाइन की जांच की, वायरों के साथ छेड़छाड़ की। उम्मीद थी कि शायद कुछ छूट गया हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मोबाइल में भी सिग्नल नहीं था। वो सन्नाटा हमें फिर याद दिला रहा था हम पूरी तरह अकेले थे। पूरा दिन मैंने कैबिन को फिर से मजबूत बनाने में लगाया। थोड़ी दूरी पर एक स्टोरेज शेड मिला, जहां से कुछ औजार और कुछ लकड़ी के टुकड़े ले आया। अपनी थोड़ी बहुत कारपेंटरी की जानकारी से मैंने दरवाजे को ठीक किया और उस पर एक और परत चढ़ा दी। इस बार खिड़कियों को भी अच्छे से बांधा। अब किसी भी चूक की गुंजाइश नहीं थी। मैं काम करता रहा और मैक्स बाहर घूमता रहा। उसकी सूंघने की क्षमता हर आवाज पर चौकन्नी थी। उसका साहस मुझे ताकत दे रहा था। हम एक टीम थे, एक दूसरे के साथ थे। शाम तक कैबिन फिर से किसी किले जैसा लगने लगा। दरवाजा मजबूत था, खिड़कियां भी अच्छी तरह से बंद थीं। भाला मेरी पहुंच में रखा था। उसकी नोक आंख की रोशनी में चमक रही थी। अंधेरा फिर उतर आया और साथ ही पिछली रात की यादें भी लौट आईं। तूफान तो चला गया था, लेकिन वो डर नहीं गया था। हम आग के पास बैठ गए। हम नहीं जानते थे कि वो रात क्या लाने वाली है, लेकिन उस खामोश माहौल में मुझे एक अजीब सी एकता महसूस हुई। हम किसी अनदेखे दुश्मन से लड़ रहे थे, कठोर बर्फीली जमीन पर, लेकिन हम अकेले नहीं थे। हम एक दूसरे के साथ थे। और कहते हैं ना, एकता में बल है। अब हम सिर्फ एक आदमी और उसका कुत्ता नहीं थे, हम साथी थे, बचे हुए योद्धा थे। जो भी अंधेरे में छिपा था, हम उसका सामना साथ करेंगे। फिलहाल इतना ही काफी था। रात की खामोशी फिर से भारी हो चुकी थी। मैक्स बेचैन था, कैबिन में इधर उधर घूम रहा था, धीरे धीरे कराह रहा था। उसका ऐसा व्यवहार मुझे असहज कर रहा था, क्योंकि उसकी इंद्रियां मुझसे कहीं ज्यादा तेज थी। मैंने कान लगाकर सुना, कहीं उस जीव की गुर्राहट तो नहीं आ रही। लेकिन रात पूरी तरह शांत थी। घंटे बीतते गए, ना कोई आवाज आई, ना कोई हमला हुआ। पर उस शांति में भी बेचैनी थी, क्योंकि डर का इंतजार भी एक तरह की यातना है। मैंने भाला हाथ में कसकर थाम रखा था। जरा सी आहट पर खुद को और मैक्स को बचाने के लिए तैयार हो जाता। थकान आखिरकार मुझ पर हावी होने लगी। नींद आने लगी, लेकिन चैन से नहीं। हर छोटी आवाज पर मैं चौंक उठता। हर बार जागने पर मैक्स सतर्क दिखता। उसकी आंखों में वही डर झलकता जो मेरे अंदर था। फिर अचानक कैबिन की बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं टटोलते हुए टॉर्च खोजने लगा,
अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मैक्स की धीमी गहरी गुर्राहट। वो हमेशा किसी खतरे का संकेत देती थी। कांपते हाथों से मैंने टॉर्च ऑन की। उसकी रोशनी दीवारों पर लंबी डरावनी परछाइयां डाल रही थी। मैक्स दरवाजे के सामने खड़ा था, तनाव में, पूरी तरह सतर्क। उसकी आंखें बाहर किसी चीज पर जमी थी। तभी बर्फ पर धीमी चरमराहट की आवाज सुनाई दी। मेरी रीढ़ जम गई। वो वापस आ चुका था। मैंने भाले को और कसकर थामा। हथेलियां पसीने से भीग गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर से मुकाबला होने वाला था। जिंदगी और मौत का एक और दौर शुरू होने वाला था। लेकिन हमला नहीं हुआ। उसकी जगह एक और आवाज आई, एक खरोचने जैसी आवाज, धीमी और सोच समझ कर की गई। पहले दरवाजे पर, फिर खिड़की पर, फिर वापस दरवाजे पर। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे खेल रहा हो, हमारे डर का मजा ले रहा हो। और फिर वो आवाज आई जिसने मेरे खून को जमा दिया। वो जीव फिर से गरजा, इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से, ज्यादा भयानक तरीके से। ये वो गुर्राहट नहीं थी जो किसी घायल जानवर की हो। ये जीत की दहाड़ थी, एक शिकारी की दहाड़ थी जो अपने शिकार के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। मैक्स ने बाहर खड़े उस दैत्य की तरफ जोर से भौंका। मैं अंदर से कांप रहा था, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हम घिर चुके थे और हमारे पास एक ही विकल्प बचा था, लड़ना। बाहर से उस जानवर की गुर्राहट, अंदर से मैक्स की भौंकने की आवाज। वो कैबिन अब किसी युद्ध भूमि जैसा लगने लगा था, जहां डर और हिम्मत दोनों आमने सामने थे। हर बार उसकी गुर्राहट के बीच आने वाली खामोशी दम घोट देने वाली थी। फिर भी मेरे भीतर एक अजीब सी शांति थी। मैं पहले भी लड़ चुका था और अब फिर से लड़ सकता था। रात बढ़ती गई। हम पहरेदारी करते रहे, इंतजार करते रहे कि तूफान कब थमेगा। हर आवाज, हर परछाई मेरे अंदर एड्रेनलिन की लहर दौड़ा देती थी। लेकिन वक्त गुजरता गया, घंटे बीतते गए और वो जीव बाहर ही मंडराता रहा। वो शांति किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी, भयानक, तनाव से भरी, जैसे कोई अदृश्य खेल चल रहा हो। एक सहन शक्ति की परीक्षा जंगली जंगल के बीच चल रही थी। हम बस यही उम्मीद कर सकते थे कि अब आगे जो भी हो, हम बस जिंदा बच जाएं। वो रात एक सदी जैसी लगी, हर मिनट किसी यातना से भरी। मुझे पता था टकराव अब बस कुछ ही पल दूर है। और तभी, जैसे ही सुबह की पहली झलक आसमान पर उभरी, एक गर्जना ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। वो दैत्य दरवाजे पर टूट पड़ा। मजबूत किया हुआ दरवाजा टिका तो सही, लेकिन बड़ी मुश्किल से। लकड़ी कराहने लगी, जैसे किसी भी पल टूट जाएगी। मैक्स और मैं अपनी जगह डटे रहे, लड़ने को तैयार, अपने कैबिन की रक्षा करने को तैयार। फिर एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट गया। लकड़ी के टुकड़े उड़ गए और वो दैत्य दरवाजे पर खड़ा हो गया। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं। उनमें एक अजीब सी बुद्धि, एक शिकारी की झलक थी। मैं भाले को उठाए खड़ा रह गया। मैं डर से जकड़ गया था। मैक्स ने पहले हमला किया, एक जोरदार गुर्राहट के साथ उस पर झपट पड़ा। उसका ये कदम मुझे एक पल का मौका दे गया। मैंने खुद को संभाला और पूरी ताकत से भाला उस जानवर की कमर में घोंप दिया। वो दर्द में दहाड़ा और अपने विशाल पंजे से मैक्स पर वार किया। मैक्स चीखते हुए किनारे पर लुढ़क गया। मैक्स को चोट खाते देख मेरा खून खौल उठा। मैंने फिर वार किया, इस बार उसके बड़े धड़ पर। वो दर्द में चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे कैबिन में गूंज उठी। फिर वो पीछे हटा, भाले को मेरे हाथ से झटक कर निकाल दिया और फिर अपने पंजे से मुझे जमीन पर गिरा दिया। मैं चकराया हुआ, घसीटता हुआ उस भाले की तरफ बढ़ा। मेरी हर हरकत दर्द भरी थी। वो खून से लथपथ जीव मैक्स की तरफ बढ़ा, जो अब लगभग असहाय हो गया था।
अपने साथी को यूं मौत के करीब देखकर मेरे दिमाग का धुंधलापन मिट गया। मैंने भाला उठाया और मैक्स और उस दैत्य के बीच खड़ा हो गया। फिर एक आदिम चीख के साथ मैंने आखिरी बार भाला आगे बढ़ाया। भाला सीधा उसके सीने में धंस गया। उसकी दहाड़ दर्द और हैरानी से भरी थी। उसकी आंखों की रोशनी मद्धम पड़ने लगी। उसका शरीर कांपा और वो बाहर की तरफ भागा, लेकिन बाहर निकलकर वो जमीन पर ढह गया। मैं हांफता हुआ जमीन पर गिर गया। थकावट ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था। मैक्स लंगड़ाते हुए मेरे पास आया, धीरे से मेरी गोद में सर रख दिया। हम बच गए थे। सुबह की रोशनी कैबिन के भीतर घुस आई और उस गिरे हुए जीव पर पड़ने लगी। वो दृश्य घिनौना था, जैसे किसी बुरे सपने की चीज सामने जिंदा पड़ी हो, लेकिन अब वो मर चुका था। बाहर दुनिया फिर से असली लगने लगी। चिड़ियों की हल्की चहचहाहट अजीब सी लग रही थी, क्योंकि पिछली रात ने हर आवाज को अनहोनी बना दिया था। एड्रेनलिन उतरने के बाद एक जबरदस्त राहत ने मुझे घेर लिया और कई दिनों में पहली बार मुझे उम्मीद की किरण दिखी। जख्म थे, दर्द था, लेकिन अब ठीक होने का विश्वास भी था। सूरज की गर्म किरणें जब उस टूटे फूटे कैबिन में घुसी, मैंने मैक्स को गले से लगाया। मैं उसकी बहादुरी, उसकी वफादारी के लिए शुक्रगुजार था। आने वाले दिन दर्द और राहत के मिश्रण में बीते। हम दोनों घायल थे, लेकिन जिंदा थे। वो मरा हुआ जीव अब बाहर बर्फ में जमा पड़ा था। हमने खुद को संभालना शुरू किया, अपने जख्म भरे ताकत वापस पाई। दिन हफ्ते में बदल गए। मैक्स की लंगड़ाहट हर दिन कम होती गई। 8वें दिन कुछ अलग हुआ। हमें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, एक गुनगुनाहट जैसी। वो किसी इंजन की आवाज थी, धीरे धीरे पास आ रही थी। मैं कैबिन के बाहर निकला, सूरज की रोशनी से आंखें ढकते हुए देखने लगा। मैंने देखा पेड़ों के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आ रहा था। मुझे यकीन नहीं हुआ बचाव दल हमें ढूंढ चुका था। वो नज़ारा कई दिनों में सबसे खूबसूरत था। हम मिल गए थे, हम घर जा रहे थे। मैक्स जोर से भौंका, खुशी और राहत उसके चेहरे पर दिख रही थी। मैं घुटनों पर बैठ गया, उसे कसकर गले लगा लिया। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। बचाव दल जब कैबिन के अंदर पहुंचा तो वो भी हैरान रह गए। टूटा हुआ कैबिन, एक आदमी और उसका कुत्ता, और एक ऐसी कहानी जो सुनने में झूठ जैसी लगे, लेकिन सबूत साफ थे। हालांकि वो जीव किसी तरह गायब हो गया था। घर लौटने की यात्रा धुंधली याद बन गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर और पुलिस सवालों से घेरते रहे, लेकिन उस अफरा तफरी में भी एक सुकून था। हम सुरक्षित थे, हम जिंदा थे, हम हीरो बन गए थे। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन वो रात हमारे भीतर हमेशा के लिए रह गई। मैक्स और मेरे बीच एक अनकहा रिश्ता था, जो उस बर्फीले जंगल में डर और जंग के बीच बना था। हमारी कहानी अब अर्बन लेजेंड बन चुकी थी। लोग दहशत और हैरानी से सुनते थे, पर असली सच सिर्फ हम जानते थे। समय के साथ जिंदगी फिर सामान्य हुई। कभी कभी रात में बुरे सपने आते थे, वो दैत्य, वो चीखें, लेकिन धीरे धीरे वो यादें भी धुंधली पड़ने लगी। हम और मजबूत बन चुके थे। हमारी कहानी अब हिम्मत और जिंदा रहने की मिसाल थी।